बच्चों वास्तविक संख्या का जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा उसमें देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोगों ने पढ़ा, देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है और उस पर आधारित क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज उसी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज क्या है। तो आज हम इसका उपयोग देखेंगे। तो इसके उपयोग में जो मेनली इसका उपयोग बनाया गया था हमारे सिलेबस के लिए वो HCF ऑफ नंबर्स, हम कहें ये नंबर्स के HCF को ज्ञात करने के लिए बनाया गया। पहले तो इस पे आधारित क्वेश्चन हमसे करवाए गए इसलिए ताकि हम ये पूरी तरह से समझ पाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। पहले ये हमको बताया गया, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए और फिर वो क्वेश्चन करने का आइडिया कैसे मिला, कैसे चीज़ों को हमने सोचना सीखा, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चरों में करी। अब आज के लेक्चर में हम इसका यूज़ देखने जा रहे हैं और इसकी सहायता से कैसे हम नंबर्स का HCF निकाल पाएंगे, आज हम इस बात को ज़रा देखते हैं। तो अब आने वाला पार्ट जो भी थोड़ा सा, जो इसके पहले वाला पार्ट है वो थोड़ा सा टफ है। टफ कुछ भी नहीं है, उसमें चीज़ों को हमें एक बार सोच पाने और अपने आप से कहने की समझ ये बनानी पड़ती है। तो हालांकि कोई भी नया काम एक बार मुश्किल होता है, बट जब हम वो करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। बेटा ये चीज़ ज़रूरी है। आज जो हम लोगों ने अभी पीछे किया हमें लग रहा टफ है, यही चीज़ें कल को हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी आनी है। तो आज हम इसमें अगर कंफर्ट नहीं होंगे तो कल को फिर हम वो चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा कठिन हो जाएंगी, क्योंकि ये तो बेसिक है। यहाँ से चीज़ें हम सोचना शुरू करेंगे, बट मेनली जो हमें बड़ा काम करना है IIT JEE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, तो भी बेसिक तो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो उस बेस को, उस जड़ को बनाने के लिए हम लोगों ने पीछे वाला पार्ट डिस्कस किया। तो कल को जिन बच्चों को अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बैठना है, उसमें पार्टिसिपेट करना, और पार्टिसिपेट केवल नहीं करना है, वो ये मान के जा रहे हैं कि हमें अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो बेटा जो उनका फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और फाउंडेशन अच्छा बनाने के लिए जो आज छोटी छोटी बातें हम देख रहे हैं, इन बातों पे अगर हमारी अच्छी पकड़ होगी तो कल को हम बड़ी बातें बड़े आसानी से ही बोल पाएंगे। तो कल को हमारी परेशानी कम हो जाए, इसके लिए हम आज से ही अपने कॉन्सेप्ट को फोकस करना शुरू करें। हमारा टारगेट केवल बोर्ड नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट। तो ये सोच हमारी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो आज वाला काम कम से कम कल हमें फिर से ना पढ़ना पड़े, तो उसको हम आज ही ना एकदम अच्छे से पढ़ लें, चीज़ों को क्लियर कर लें, ताकि कल जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लें और थोड़े से समय में। अच्छा, उसके लिए आप लोग एक काम और करो कि अपने हाथ में, भाई मैं तो सारी चीज़ें जब डिस्कस करता हूँ तो यहाँ लिखता हूँ, बोर्ड पे लिखवाता हूँ, लेकिन आप अपनी भाषा में अपना एक शार्ट नोट बनाते चलो, ताकि कल को जब एग्ज़ाम हो तो ये ना हो कि फिर हम चल के सारी वीडियो देख पाना, ये हमारे लिए तो पॉसिबल होगा नहीं। तो उस टाइम में आप लोग अपना जब शार्ट नोट मेंटेन रखोगे तो बहुत ही कम समय में चीज़ों को आप रिव्यू कर पाओगे और साथ में प्रैक्टिस करते चलो। प्रैक्टिस हमको परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अगर हमें परफेक्शन लेना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खैर, हम लोगों ने बात किया कि इस HCF निकालना और HCF निकालना तो हम लोगों ने क्लास 3rd से सीखा है। क्लास 3rd में हम लोगों ने सीखा था HCF। हम लोग वहाँ पे गुणनखंड करते थे चीज़ों का, और वहाँ पे एक आइडिया हमको सिखाया गया था HCF निकालने का। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें भाग विधि से HCF करने का तरीका सिखाया गया। आज हम कुछ नए तरीके से पुरानी बातों को करेंगे। ये HCF निकालने का तरीका नया नहीं है, ये नया तरीका नहीं बेटा, ऐसा काम तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन इस पुराने तरीके से नया काम हम करने जा रहे हैं। तरीका हमारा पुराना है, HCF इससे निकालना ये चीज़ हमारे लिए नई है। तो ज़रा देखो, जैसे हमने एक नंबर लिया, हमने कहा हमारे पास 2 नंबर थे, एक, अब जैसे समझो यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास दिए गए हैं, एक नंबर है 8 एंड एक नंबर है 12। हमें कह रहा है फाइंड द HCF, इन दोनों नंबर्स का HCF ज्ञात करना है। हमें कहा गया कि 8 और 12 का HCF ज्ञात करो।
तो बेटा इन दोनों नंबर का HCF हम लोगों ने कई विधियों से सॉल्व करना सीखा। अब जरा देख लेते हैं एक एक बार, हम लोग अपनी पुरानी विधियां देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले गुणनखंड मेथड करते थे। गुणनखंड मेथड में हम करते क्या थे, तो हम कहते थे भाई 8 का गुणनखंड निकाल लो। 8 का गुणनखंड निकालते थे तो लिखते थे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 का गुणनखंड हो गया। उसके बाद हम कहते थे 12 का गुणनखंड लिख लो। 12 का अभाज्य गुणनखंड जब हमने लिखा तो ये हमारा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। और उसके बाद हम करते क्या थे, इन दोनों में जो नंबर कॉमन होता था उसको लिख लेते थे। तो हमने लिखा ये नंबर 2 एक बार कॉमन था, ये दूसरा नंबर भी 2 एक बार कॉमन था। तो हम कहते थे भाई इन दोनों का जो HCF होगा दैट विल बी 4। इन दोनों नंबर्स का HCF क्या निकल के आया, 4। इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने कहा भाई यहाँ पे जब HCF निकालना हो दो नंबर्स का तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दे दो। तो यहाँ पे बड़ा नंबर था 12, 12 को हमने 8 से भाग दे दिया और ये एक बार गया 4, 8 आ गया, रिमाइंडर हमारा 4 बच गया। अब हमारे पास संख्या नहीं थी, तो उसके बाद हम क्या करते थे कि ये जो रिमाइंडर बच रहा है अब 8 से भाग इसमें नहीं जा सकता है, तो रिमाइंडर को फिर हम क्या करते थे, इसको हम भाजक बना लेते थे। मतलब जो हमारा शेष आया अगर उसके बाद भाग नहीं जा सकता तो उस शेष को हम भाजक बना के और जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसको हम भाज्य बना लेते थे। मतलब अब इस 8 में हम 4 का भाग देते थे और हम कहते थे भाई 4 और 8 का HCF निकाल लो और ये वही HCF होगा जो 8 और 12 का होगा। इस बात को बड़े ध्यान देने की बात है, ये बात हम लोगों ने पीछे नहीं करी होगी इस लेवल पे कि भाई ये 4 और 8 का जो HCF होगा वही HCF 8 और 12 का होगा। तो हमने 4 और 8 का HCF निकाला, तो 4 और 8 का HCF निकालने में जब हमने 8 को 4 से भाग दिया तो 2 बार गया और ये 8 आ गया और यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। और जब हम कहें कि भाई शेष की वैल्यू 0, शेष बराबर 0, वो टर्म जहाँ पे शेष 0 आया हो उसमें हम चेक करते थे कि यहाँ पे भाजक हमारा क्या है, ये हमारा भाजक था। तो जो हमारा भाजक होता था भाजक इक्वल टू HCF बोल देते थे। जिस नंबर से भाग देने के बाद ये भाज्य कट जाता था हम कह देते थे यही हमारा HCF है। बेटा कुछ इन्हीं बातों को हम आज एक नए तरीके से सीखने जा रहे हैं और वो तरीका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके आज हम नंबर्स का HCF निकालना सीखेंगे। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं 8 और 12, इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है, हमने अभी यूक्लिड विभाजन में कहा था कि अगर 2 नंबर दिए गए हों तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हमने कहा ये 8 और 12 दिया है तो 12 को हम 8 से भाग दे दें, 12 डिवाइडेड बाई 8। तो हमने जब 12 को 8 से भाग दिया, एक बार गया 8 आ गया और ये 4 रिमाइंडर बच गया। तो 12 को लिखा जा सकता है कि 12 बराबर 8 गुणे 1, 8 से भाग दिया, एक बार गया और प्लस 4 शेष आ गया। यही बात तो यूक्लिड साहब ने हमको बताई थी कि कोई नंबर A है उसको लिखा जा सकता है छोटा नंबर के फॉर्म में इंटू Q प्लस R। ये बात हमें यूक्लिड साहब ने बताई थी। हम कुछ इसी तरह का ये एक्सप्रेशन बना पाए। यहाँ से चेक करो, हमें 2 नंबर दिए गए थे तो हमने इनमें से बड़े नंबर को A मान लिया, छोटे नंबर को B मान लिया, छोटे नंबर से हमने इस बड़े नंबर को भाग दिया। तो हमने कहा 12 को लिख सकते हैं 8 गुणे 1 प्लस 4। 12 को छोटे नंबर के फॉर्म में हम व्यक्त कर पाए। यहाँ पे अगर देखो तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, R बराबर 4 आ रही है, R बराबर 4 आ रही है। तो बेटा अब यहाँ पे बात समझना, हम इस तरह से भाग करेंगे और हम कहेंगे भाई ये भाग तब तक करते चले जाओ जब तक कि R की वैल्यू 0 ना मिले। अब एक बात समझना, हमने जब 12 को 8 से भाग दिया, एक बार गया और 4 शेष बच गया, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम पुनः भाग करेंगे। पुनः हम क्या करेंगे, अब पुनः में हम इस पुराने A को भूल जाएंगे, जो पहले A था इसको हम भूल जाएंगे और हम नया A बनाएंगे। नया A हमारा क्या बनेगा, नए टर्म में जो B हमारा पुराना वाला था उसको हम कह देंगे A।
ये b हमारा a बन जाएगा और जो हमारा r आ रहा है r को हम b बना लेंगे। तो ज़रा देखो पुनः जो हमारा a बना वो क्या बन गया, नए के लिए नए केस में हमारा a बराबर, हम यहाँ से बात करें a बराबर 12 था, b बराबर 8 था, r बराबर हमारा 4 आ गया। यहाँ से हमने कहा कि a ख़त्म कर दो, b को a बना लो, मतलब अब पुनः a बराबर हमारा क्या आ गया 8, b बराबर क्या बना, जो r आया है उसको b मान लो। देखो r बराबर 4 आया है, r को b मान लो, तो हमने कहा b बराबर हमारा 4 आ गया। अब हम फिर से वही काम करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r लगाएंगे। तो हमने कहा a बराबर मतलब 8 बराबर 4 गुणे 2 प्लस 0, और यहाँ पे देखो इस टर्म में जो हमारा r की वैल्यू थी रिमाइंडर, ये शेष r बराबर हमारा 0 मिल गया। और जैसे ही जिस भी स्टेप में r बराबर हमारा 0 मिलेगा, उस स्टेप में जो b की वैल्यू होगी वही हमारा HCF होगा। तो हम लिख पाएंगे कि HCF इक्वल्स 4, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू देखो 4 है। तो ये किसका HCF निकाला हमने, ये 12 को तो HCF था नहीं, ये किसका HCF निकल के आया, ये 4 और 8 का HCF निकल के आया बेटा। लेकिन एक बात समझना कि यहाँ पे हम इस बात को लिखना पड़ेगा कि जो HCF 8 और 4 का होगा, हम लिखेंगे जो HCF 4 और 8 का होगा वही HCF 8 और 12 का भी होगा, 8 एंड 12 का होगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए और इस बात को लिख पाने की हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। तो अब हमने देखा कि जो 4 और 8 का HCF होगा वही और 8 और 12 का होगा। तो हमें पूछा था तो HCF 8 और 12 का, तो हम लिख पाएंगे HCF 8 एंड 12, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4। दिस इज द आंसर। तो इस बात को हमें इस तरह से सोच पाने की समझ होनी चाहिए। इतनी बातें नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा संख्या 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। अब हम हाई स्कूल में जब भी वो कहेगा HCF ज्ञात कीजिए तो हमें अपने आप से समझ में आना चाहिए कि ये HCF हमें भाग विधि या गुणनखंड विधि से नहीं, हमको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है, चाहे वो क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही बातें लिखी गई है। तो हम इसको इसी तरह से ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ज़रा देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमको क्या बताया गया था कि दो नंबर अगर दिए गए हों तो हम इन दोनों नंबर का जब HCF ज्ञात करेंगे तो हम कहेंगे भाई जो बड़ा वाला नंबर है A और जो छोटा वाला नंबर है B, तो A इज़ ग्रेटर देन B। यहाँ से हम ये बात कर पाएंगे कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन, बड़ा हमारा हो गया 240, तो A बराबर हमारा आ जाएगा 240 और B बराबर हमारा आ जाएगा 228। अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लगाएंगे, मतलब A बराबर बी क्यू प्लस आर। इस बड़े वाले नंबर को इस छोटे वाले नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर ये नंबर पूरी तरह से कट गया तो हम कहेंगे भाई जिस नंबर से ये पूरी तरह से कट गया वही हमारा HCF हो गया, मतलब B हमारा HCF हो गया। और अगर नहीं कटा तो फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में A हमारा गायब हो जाएगा, जो हमारा B आया है वो A बन जाएगा, और अगर नहीं कटेगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ शेष आएगा, जो शेष आएगा वो हमारा B बन जाएगा। जैसे हमने इसमें देखा कि भाई A बराबर 240 था, B बराबर 228 था, तो हम इसको लिख सकते थे 240 बराबर, अब 240 को भाग करेंगे 228 से, तो भाई 240 को 228 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, जितनी बार गया वो गुणे के बाद आएगा। तो 228 51 228 ये एक बार जाएगा, कुछ शेष बचेगा। और देखो बेटा 228 जब 240 में से घटाओगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 12। इसका जो शेष आ गया वो 12 आ गया। यहाँ पे हम एक बात मेंशन करेंगे कि r इज़ नॉट इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 नहीं आई। तो अब क्या करेंगे, और हमने कहा था कि अगर r की वैल्यू 0 नहीं आई तो हम अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप पे क्या होगा कि जो पुराना वाला b था, ये वाला नंबर, इसको भूल जाओ, अब इसका काम ख़त्म।
अब ये जो नया नंबर हमको मिलेगा ये a बन जाएगा, मतलब b बराबर हम लिखेंगे पुनः, जो b बराबर था वो a बन जाएगा और जो r बराबर है वो b बन जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी थी, b बराबर हमारा आ गया 228, ये a की वैल्यू बन गई अब, और r बराबर हमारा कितना था 12, तो r को b मान लोगे तो यहाँ से b बराबर हमारा क्या बन गया 12। अब हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। अब इन दोनों में हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे और इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 228 एंड HCF ऑफ 12। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब इस पर लगाओगे बेटा तो देखो a की वैल्यू हमारी आ गई 228, 228 को हम भाग करेंगे 12 से, देखो कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा देखो 12 एकन्ने 12, एक बार गया, क्या बच गया 2। नहीं बात भाग समझ में आ रही होगी तो कहीं से अलग भाग करके देख लेना। ये 228 में जब आप 12 का भाग दोगे तो देखो कितनी बार जाएगा, हमने कहा 12 एकन्ने 12, 10 22 और ये बच गया 8। फिर कितनी बार लेके जाओगे 108, 12 नवयम 108, बच्चा कहा 12 नवयम 108, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू जो आ गई 0 आ गई। ये 19 बार जाएगा और r बराबर हमारा 0 मिल जाएगा। और हमने कहा जिस स्टेप पे r की वैल्यू 0, r बराबर 0, तो यहाँ से HCF जो हमारा वो b निकल के आ जाएगा और b की वैल्यू आई है क्या बेटा, b की वैल्यू आ गई 12, मतलब यहाँ पे 228 और 12 का HCF क्या आ गया 12। लेकिन हमें तो निकालना था HCF 228 और 240 का, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ HCF 240 एंड 228 इज इक्वल टू, या ये बात मत लिखो, यहाँ से थोड़ी सी और बात समझ लो। हमने कहा ये HCF निकल के आ गया 228 और 12 का, कितना आ गया 12, तो 228 और 12 का जो HCF होगा वही HCF 240 और 28 का होगा। तो हम लिख पाएंगे HCF ऑफ 240 एंड 228 इज इक्वल टू 12। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इतनी बातें समझ लो एक बार, बाकी अब इसी पे वो अलग अलग टाइप से घुमा के हमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इतनी बातें एक बार समझ लो, एक बार अपना रूट बना लो, अपना काम करने का एक अपना तरीका बना लो, बाकी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। बस एक बार समझ अपनी जनरेट कर लो। बेटा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, बस एक बार अपनी समझ इसमें बना लो। मेन टारगेट हमारा समझ बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं। क्वेश्चन तो यूँ फटाक से सॉल्व हो जाएगा चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन हो, बस समझ हमारी एक बार बननी चाहिए। तो ये काम हमें करना है कि इस कॉन्सेप्ट में अपनी समझ बनानी है। अब इस बात को नोट कर लो और बढ़ते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है, हमारे पास 3 संख्याएं कोई दी रहेंगी और हमें उनका HCF ज्ञात करना है। जैसे अभी तक हम लोगों ने 2 संख्याओं का HCF ज्ञात किया, अब हम 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो 3 संख्याओं के HCF में हम करेंगे क्या, ज़रा ये बात हम देखें। हमारे पास नंबर दिए गए थे 24, 18 और 30, ये 3 नंबर थे और हमसे कहा गया कि इन नंबर्स का HCF ज्ञात करो। तो भाई 2 नंबर के लिए तो हमने बात पढ़ी है, 3 नंबर के लिए तो हमने बात पढ़ी नहीं, और 3 नंबर का कोई डायरेक्ट हमारे पास मेथड भी नहीं है। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, देखो सबसे पहले कोई 2 नंबर ले लो, चाहे तुम इसको ले लो या इन दोनों को ले लो, तो जो हमारी मर्जी। हमने कहा पहले इन दोनों नंबर का HCF निकाल लो। इन दोनों नंबर का HCF निकालने के बाद जो भी HCF आया उसके साथ इस दोनों का HCF निकालो। इन दोनों नंबर का HCF निकालोगे तो कोई एक नया नंबर मिल जाएगा, यूनिक नंबर हमें मिलेगा। अब HCF जो इन दोनों नंबर का आया है वो और प्लस ये नया नंबर, इन दोनों नंबर का एक साथ HCF निकालोगे तो जो फाइनल HCF मिलेगा वो इन तीनों नंबर का HCF मिल जाएगा। जैसे हमने कहा कि 24 और 18 का HCF हमने निकाला, एक नंबर मिल गया x, तो x तो इन दोनों का HCF हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास एक नंबर है 30,
तो अब हमें इस HCF जो मिला है उसका और इस वाले नंबर का HCF निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का HCF निकालोगे तो वहाँ पे जो HCF हमारा मिलेगा, मान लो Y मिल गया, तो ये Y हमारा ये 24, 18 और 30 इन तीनों नंबरों का HCF हुआ। जैसे इसमें हम बात करें तो हमने कहा इन तीनों नंबर का HCF निकालने के लिए हमें पहले 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया पहले HCF 18 और 24, 18 और 24 को पहले हमने उठाया। तो जब इन दोनों का HCF निकालोगे तो जो बड़ा नंबर है उसको हमने A मान लिया। हमने कहा A बराबर 24 और B बराबर 18। यूक्लिड विभाजन लगाओ जरा इस पर। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? अब तो हमें याद हो जाना चाहिए यार, इतनी बार बातों को हमने कर ली। ये होती है A बराबर BQ प्लस R। तो जरा रखो इस पे, A की वैल्यू 24, B बराबर क्या हमारा है 18, और 18 से 24 को भाग करोगे, B का मतलब हमने बताया था भाजक। तो जब 24 को 18 से भाग करोगे तो कितनी बार जा रहा है? तो एक बार जाएगा और कुछ शेष बच जाएगा। ज़रा देखो 18 और 6 24, ये हमारा 6 शेष बच गया। मतलब यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो 0 नहीं हुई, और अगर R की वैल्यू 0 नहीं हुई तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम नया A बनाएंगे। जो हमारा नया A होगा, पुराना B अब A बन के आएगा। इसका काम ख़त्म। जो B था वो हमारा A बन गया। अब A बराबर हमारा आ गया 18, और जो B बराबर आया, जो पहले का R था वो B बन गया। मतलब यहाँ पे ये 6 आ गया। ये A बराबर 18 आ गया, B बराबर 6 आ गया। इन दोनों का HCF जो होगा वही HCF इन दोनों का होगा। तो ज़रा इन दोनों का HCF निकालें हम। तो हमने कहा भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पुनः यूक्लिड, इस बात को बार बार लिखना पड़ेगा, तो इससे घबराना नहीं यार, 1-2 स्टेप में ये कट जाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो जब इसमें अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे तो ज़रा देखो बनेगा क्या। A बराबर हो गया हमारा 18, तो 18 को लिख सकते हैं 6 गुणे 3 प्लस 0। यहाँ पे R की वैल्यू 0 आ गई, और जैसे ही R की वैल्यू जिस भी स्टेप में 0 आई, हम कहेंगे जो HCF हमारा निकल के आया, HCF इक्वल्स B और इक्वल्स 6। ये HCF B के बराबर आता है, और B की वैल्यू यहाँ पे है कितनी, 6 है। तो 18 और 6 का जो HCF आया वही HCF हमारा 24 और 18 का होगा। तो यहाँ से इन दोनों नंबर्स का जो हमें HCF मिला, हम कहें कि HCF 24 और 18, ये एंड है, एंड का मतलब और, ये क्या मिल गया हमको 6। अब इन दोनों का HCF हमें निकालना पड़ेगा। ये 6 और 30 वाला नंबर। तो अब ये 6 और 30 का HCF निकालो। तो फिर हम लिखेंगे HCF, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुनः। अभी एक नंबर बच गया था ना 30, अब 30 के साथ इसका HCF निकालेंगे। तो हम कहेंगे पुनः HCF 6 और 30, 6 और 30 का HCF निकालोगे। तो अब इसमें देखो बड़ा नंबर कौन सा, तो जो बड़ा है उसको A मान लो। A बराबर 30 और B बराबर 6। फिर से यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे। हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आएगा ये ज़रा देखो। जब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो हम कहेंगे A बराबर BQ प्लस R से। ज़रा वैल्यू पुटअप करा दो। A की वैल्यू 30, यहाँ पे से लिख देना। B की वैल्यू क्या आई 6। तो जब इस 30 को 6 से भाग करोगे कितनी बार जाने वाला है बेटा, तो हमने कहा ये तो 5 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब ये तो एक ही स्टेप में इसका काम ख़त्म हो गया। तो यार जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह पाते थे कि R बराबर 0, तो यही स्टेप हमारा HCF देगा। तो यहाँ से HCF बराबर क्या आ जाएगा, जो B की वैल्यू है वही HCF बन जाएगा। HCF बराबर हमारा 6 आ गया है। तो यहाँ पे हमने देखा 6 और 30 का HCF क्या आ गया, 6 आ गया।
तो इन दोनों नंबर का HCF भी 6 और इन दोनों नंबर का HCF भी 6, मतलब टोटल HCF की हम बात करें तो टोटल HCF हम कहेंगे HCF 24, 18 एंड 30। ये क्या आ गया बेटा? तो ये हमारा 6 आ गया। इसी तरह से हमें इस बात को कवर करना था। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा के 3 नंबर्स का भी HCF ज्ञात कर लिया। ये कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा। हो सकता है क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमको हार्ड दे दे, क्वेश्चन हमें बड़ा दे दे, 3 स्टेप में हमारा काम ना बने, 5 स्टेप करना पड़े, लेकिन मेथड नहीं चेंज होगा। तो एक बार मेथड अपने दिमाग में बना लो, अपना काम करने का तरीका बना लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो वो आपसे पक्का सॉल्व होगा, गलती नहीं बनेगी। तो ये काम कर लो, इस बातों को नोट कर लो। उसके बाद चलते हैं हम एक अच्छे से थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, इस बार जो क्वेश्चन हमको दिया है, करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, इस बार पूरी बात लिखी है इसमें, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके ही हमें संख्याओं के HCF को ज्ञात करना है। और जो नंबर दिया है वो नंबर थोड़ा सा भारी भरकम है। जब कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो नंबर चाहे जितना बड़ा हो, यही कर सकता है एग्जामिनर की, नंबर बड़ा कर सकता है और नंबर हमको ऐसे दे देगा जिसमें स्टेप ज़्यादा हो जाए। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को एक बार हमने समझ लिया, एक बार हमने कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बना ली, तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलो ज़रा देखते हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि इन तीनों नंबर का HCF ज्ञात करना है। तो हमने 3 नंबर का HCF ज्ञात करना अभी ये जस्ट सीखा है। हमने कहा भाई ये 3 नंबर हमारे पास है। एक नंबर है 22,690, दूसरा नंबर है 7,378 और तीसरा नंबर है 7,361। ये 3 नंबर थे हमें और इन तीनों का HCF ज्ञात करना था। ऐसे केस में हमने सीखा क्या? हमने कहा भाई पहले इन दोनों का HCF ज्ञात कर लो और जो HCF आएगा इनका, उसके साथ फिर इन दोनों का HCF ज्ञात कर लो। तो पहले इन दोनों का HCF ज्ञात कर लो। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर हम पहले इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। तो बेटा तुम बिल्कुल कर सकते हो। तुम किन्हीं भी 2 नंबर को पहले पिकअप कर लो और जो भी उसका HCF बने उसको तीसरे नंबर के साथ निकाल लो। आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम आएगा। क्योंकि जो HCF आ रहा है, HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या, मासा महत्तम समापवर्तक, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, शेष हमारा 0 आ जाए। हम महत्तम समापवर्त से इसको भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, महत्तम समापवर्त से इसको भाग देंगे ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, और महत्तम समापवर्त से इसको भाग देंगे ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। तो भाई जो नंबर आएगा वो तीनों को ही तो काटेगा, तभी तो HCF कहलाएगा वो। तो चलो ज़रा देखते हैं हम। हमने कहा इन दोनों नंबर का HCF पहले निकालो। ये बड़े वाले नंबर हमने ले लिए। तो बड़े वाले में हमने पहले नंबर कौन सा लिया? हमने कहा HCF किसका किसका? 22,690 एंड 73,78। इन दोनों का HCF ज्ञात करने में हमने क्या किया? पहले बड़े वाले नंबर को A मान लिया। A बराबर हमने लिख दिया 22,690 और B बराबर हमने मान लिया 7378। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये बात हमने लिखनी पड़ेगी यूक्लिड विभाजन, क्योंकि इन्होंने ऊपर मेंशन किया है देखो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से था क्या? अब इस बात को आप लोग ना लिख के एक बात ये भी लिख सकते हो कि A बराबर BQ प्लस R से, क्योंकि हम लोग ये बात बहुत दिन से करते आ रहे हैं। तो अब हमें याद हो गया यार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब यही है। तो भाषा में ना लिख के हम इससे लिख दें और हम कह दें से। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कराओ जरा। A की वैल्यू क्या है? 22,690। 22,690, इसमें भाग किससे दे रहे हो? भाग दे रहे हो B से। तो B का मतलब 7378। बेटा ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसको कहीं अलग भाग करके चेक कर लेना। तो देखो जब ये भाग करोगे 22,690 में 7378 से, पहले 4 अंक लिया, 4 अंक लोगे तो कम पड़ जाएगा, फिर 5 अंक ले लो तो ये हमारा है 7,378 और ये हमारा है 22,000। कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा।
चेक कर लो 3 बार पे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 बार तो नहीं जा सकता, 4 बार जाएगा तो ये 28,000 बन जाएगा, और यहाँ पे इसके पास कितने हज़ार हैं, 22,000। तो यही पहले 1000 वाले नंबर को कंपेयर करके हम ये बात ज्ञात कर सकते हैं भाई कितने मैक्सिमम बार जा सकता है। ये 22,000, ये 7,000, तो 22,000 में 7,000 का भाग करोगे तो 7 तरीके 21,000 बन गया, और अगर 4 बार लेके जाओगे तो 28,000 बन जाएगा। जरा 3 बार पे एक बार कहीं गुणा करके 3 का देख लो, तो 3 बार अगर लेके जाओगे तो देखो जरा बन क्या जाएगा। 3 बार अगर यहाँ से लेके गए तो इस नंबर में 3 का गुणा होगा, 3 × 8 = 24, और 3 × 7 = 21, और 21 × 2 = 23, फिर 3 × 3 = 9, 2 = 11, और 3 × 7 = 21, 1 = 22, मतलब 22,134 आ जाएगा। जब इस 7,378 को 3 से गुणा कराओगे तो 22,134 आ जाएगा, मतलब भाग चला जाएगा। ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 बार जाने के बाद देखो बचा क्या, 3 बार, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 2 = 23, और 3 × 3 = 9, 2 = 11, और 3 × 7 = 21, 1 = 22, ये 22,134 आ गया। अब 22,134 को यहाँ से घटाना पड़ेगा। बेटा ये बात ना समझ में आए तो अलग से भाग कर लेना, घबराना नहीं, गलत मत करना क्वेश्चन। ये 22,690 को भाग दे देना तुम किससे, 7,378 से। 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा तो हमारा बन जाएगा 22,134, और जैसे ही ये 22,134 बना इसको माइनस कर लेंगे तो 22,000 तो 22,000 कैंसिल हो गया। 690 से 134 घटा लेना, तो 690 से 134 घटाओगे, 10 में से 4 निकल जाएगा, 6 बचेगा, और ये हमारा बच गया 8 में से 3 निकल जाएगा, 5 बचेगा, और 6 में से 1 निकल जाएगा, 5 बचेगा, ये 556 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू आई वो 556 आ गई। r = 0। अगर r हमारा 0 नहीं आया तो फिर से ये स्टेप हमें करना पड़ेगा। इस बार जो हमारा a बनेगा हम लिख देंगे यहाँ पे पुनः, a बराबर क्या बनेगा, a बराबर जो b था वो ये बन गया 7378, और b बराबर क्या बन गया 556, और हम फिर भाग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम पुनः लिखेंगे a बराबर BQ + r से। अब ये लिखना बंद कर दो यार, अब बहुत देर से लिखते चले आ रहे हो, अब याद हो गया होगा, तो इसको ये लिख दो, ये इसका मतलब ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसमें वैल्यू पुटअप कराओगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 7378 बराबर 556 से भाग कर रहे हो, 556 से भाग करोगे 7378 में। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ भाग करके देख लेना, ज़रा मैं भाग किए दे रहा हूँ। 7378 भागा 556। अब राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, भाग पे ध्यान करो। तो देखो ये 537, ये 737, ये 556, एक बार जाएगा 556 बन गया, 7 में से 6 निकल गया, 1 बचेगा, और 13 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा बेटा 8, तो ये हो गया 8, यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 5 निकल जाएगा, 1 बचेगा 8। अब ये बन गया 1800। 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो क्या बन जाएगा ज़रा देखो, 3 का इसमें गुणा कराओगे तो 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15, तो 15 × 1 = 16, 16.5, और 3 × 6 = 18। चलो तुम लोगों की तरह से भाग कर गुणा कर लेते हैं। 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 16, और 3 × 5 = 15, 1 16, 1668 आ गया। अब 1818 में से 1668 को ज़रा माइनस करो तो क्या आएगा, ये आ गया 0, और ये बच गया 11 में से 6 निकल जाएगा 5, 7 में से 6 निकल जाएगा 1, 150 बच गया। यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 150 आ जाएगा, और कितनी बार जाएगा, तो ये 13 बार जाएगा, और रिमाइंडर हमारा 150 आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पे r = 0 आ गया, r अभी 0 नहीं आया है, अभी ये CF हमको नहीं मिला है। क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे, स्टेप बढ़ाएंगे अपना। इसको हटा रहे हैं, ये तो हमने भाग करने का आइडिया सिखाया था तुम लोगों को। अब ज़रा देखो, अगर ये स्टेप अभी भी ख़त्म नहीं हुआ तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे। हमने कहा इस बार जो हमारा b बनेगा, जो b था वो a बन जाएगा, मतलब a बराबर हमारा पुनः बनेगा, पुनः a बराबर हमारा क्या बन जाएगा 556, और b बराबर हमारा क्या बन जाएगा
b बराबर हमारा बन जाएगा 150। अब भाग करो, भाग करोगे तो हम लिखेंगे 556 बराबर 150। 150 से भाग करोगे 556 को, कितना बनेगा बेटा? हमें लग रहा है कितनी बार लेके जा सकते हो? 4 बार लेके जाओगे 600 हो जाएगा, 3 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार पे 300, तो 150 तियाँ, 150 तियाँ 450, तो ये 450 बन जाएगा। 3 बार जाएगा 450 आ गया। अब 556 में से 450 घटाओगे, देखो 556 में से 450 यहाँ माइनस कर दो। लिखते नहीं है, इसको लिखना नहीं कॉपी में, तो वरना लीपापोती हो जाएगा। तो ये देखो, ये बच गया 06 और ये बच गया 1, 106 बन गया। ये यही तो बनेगा। तो इसको लिखना नहीं, इसको अलग से कहीं करके देख लेना। तो जो रिमाइंडर हमारा बचा वो 106 बन गया। आर की वैल्यू आप भी 0 नहीं आई, आर की वैल्यू 0 नहीं आई, मतलब अभी ये भाई HCF नहीं मिला है। आगे करना पड़ेगा। पुनः हमें ए बराबर क्या, ए बराबर, अब बी को हमें ए मान लेंगे तो हम कहेंगे ए बराबर 150 और बी बराबर 106, ये बनेगा। अब ज़रा इन दोनों का HCF निकालो तो हम कहेंगे 150 बराबर 106 गुणे 1 प्लस, अब ये देखो बेटा 106 है, ये 150 है, 106 माइनस करोगे कितना बन जाएगा? 106 4 10, ये 44 बच जाएगा। आर की वैल्यू फिर से 0 नहीं आई अभी, तो हम फिर से कहेंगे ए बराबर हमारा 106 और बी बराबर 44। फिर से भाग करो तो हम कहेंगे 106 बराबर 44 गुणे, कितनी बार जा सकता है? देखो 44 दूना 88, 44 तियाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार लेके जाओगे, 44 दूना 88 हो गया। और बचेगा कितना? 106 में से 88 को माइनस करोगे तो 88 2 90 और 16, मतलब ये 18 बच जाएगा। आर की वैल्यू फिर से 0 नहीं आई और आर की वैल्यू 0 नहीं आई, तो फिर कहेंगे ए बराबर 44 और बी बराबर क्या आ गया? 18। फिर से भाग करो इसको तो हम कहेंगे 44 बराबर 18 गुणे 18 दूनी 36, ये 3 आ जाएगा प्लस, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 36 4 40 4 44, मतलब 8 बच जाएगा। 36 और 8 44, आज भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। फिर हम क्या कहेंगे? ए बराबर हमारा बन जाएगा 18 और बी बराबर बन जाएगा 8, और हम कहेंगे कि 18 बराबर 8 गुणे 2 प्लस का 2, जगह ख़त्म हो गई यार, लेकिन अभी स्टेप नहीं ख़त्म हुआ। आर बराबर 0 अभी भी हमें नहीं मिला। हम कहेंगे ए बराबर, फिर से ए बराबर 8 और बी बराबर 2। यहाँ से जो हम करेंगे फिर से 8 बराबर, तो 2 गुणे 4 लिख पाएंगे प्लस 0, मतलब इन दोनों का HCF जो, अब यहाँ पे आर की वैल्यू 0 आ गई। आर की वैल्यू जैसे ही 0 आई, हम कहेंगे इन दोनों का HCF हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। इन दोनों का HCF निकल के आ गया 2। और बेटा जो इन दोनों का HCF होगा वही HCF इसके पहले वाले टर्म का होगा, मतलब इसका होगा, और जो इन दोनों का HCF होगा वही HCF इसका होगा। कहने का मतलब ये है कि जो इन दोनों का HCF निकल के आया वही HCF हमारा इन दोनों का होगा। इस बात को समझ पा रहे हो? और बच्चों इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो अभी तो हम लोगों ने जो HCF निकाला वो इन दोनों नंबर का आया, और इन दोनों नंबर का HCF आ कितना गया? इन दोनों नंबर का HCF 2 आ गया। अब इस नंबर के HCF और जो नंबर बचा है इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे तो हम कहेंगे HCF, यहाँ पे फिर से लिख लेंगे हम HCF किसका किसका? 2 और 7361, इन दोनों नंबर का HCF निकालोगे तो बड़ा नंबर A, छोटा नंबर B, तो यहाँ से हम A बराबर मान लिए 7361 और B बराबर मान लिया 2। इसको जब 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 7361 बराबर 2 गुणे, 2 से भाग करोगे बेटा 7361 में, ज़रा देखो क्या बनने वाला है। तो 2 3 6, 1 7, 2 6 12, 1 13, और फिर 2 7 14, 2 8 16, ये 8 बार गया। 2 0 0 प्लस 1 रिमाइंडर बच गया। अब ये नंबर अभी कटा नहीं,
अब ये हमारे पास इस बार ए की वैल्यू क्या आ गई, घबराना नहीं, ए की वैल्यू बेटा इसको मत लिख देना, ए की वैल्यू हमारी ये छोटी सी आई है 2, ए बराबर 2 और बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा। और 1 और 2 का HCF तो यार सबको पता है, यहाँ पे हम लिख पाएंगे 2 बराबर 1 गुणे 1 प्लस 0, सॉरी 1 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पे ये R की वैल्यू 0 आ गई और हमने कहा जो HCF इन दोनों का आया वो 1 आ गया और इन दोनों का HCF 1 आया। देखो हमने कहा इसका HCF और ये नंबर, इन दोनों का जब हमने HCF निकाला तो इन दोनों का HCF हमारा निकल के आ गया 1। मतलब इतने बड़े बड़े नंबर दिए थे और इनका HCF हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। इससे मत मतलब रखो हमें HCF मिला क्या ये HCF सही है, तो हाँ ये एग्जैक्टली सही है, घबराना नहीं यार, कितने बड़े बड़े नंबर, HCF 1 आ गया, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। स्टेप अपने अगर आपने सही से किया तो बिल्कुल सही है। और ये कोई रटा रटाया क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता हूँ मैं, ये सारे के सारे नए क्वेश्चन हो, एक बार अपने तरफ से इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि बेटा अब कैलकुलेशन की जिम्मेदारी बच्चों की और कॉन्सेप्ट की जिम्मेदारी टीचर की। तो टीचर कॉन्सेप्ट बता रहा है, मान लो कि कहीं प्लस माइनस में मिसिंग हो गई तो ये आप लोग करते चलो साथ में, क्योंकि ये रटे रटाए क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे हैं और ना ही ये क्वेश्चन मैं हर साल करवाता हूँ। हर बार मैं सोचता हूँ कुछ नया बच्चों को बताई जाए, जो भी बात दिमाग में आ जा रही है उसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जो हमारा है कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो सारे के सारे निकलेंगे। तो खैर ये बात नोट कर लो। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो बड़ा क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि घबरा के छोड़ मत देना बीच में। ये देखो ये पहला स्टेप कितना बड़ा आया, दूसरा स्टेप यूँ 1 मिनट में सॉल्व हो गया और HCF क्या आया 1, कि मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया टाइप की चीज़। इतना सारा काम किया और HCF हमारा एक छोटा सा आ गया, तुच्चा सा 1। बेटा अब जो आंसर है वही आएगा ना, तो इससे नहीं मतलब है कि हम बहुत बड़ा स्टेप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आंसर मिलेगा, और छोटा आंसर मिला तो हमारी सुविधा हुई उसमें। खैर इतनी बातों को नोट कर लो और बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन जो HCF पे आधारित है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसा भी आता है, एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है जो ज़्यादातर देखा जाता है, तो हम ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। पहले इतनी बातों को नोट कर लो, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमको दिया है मासा का, इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस बार वो हमसे ये नहीं कह रहा है कि जो नंबर दिए गए हैं इनका मासा हमें कौन सी विधि से निकालना है, और ना ही हमें उसे दिखाना है, दोनों बातें। इस क्वेश्चन में जो हमसे दिया गया था, हमसे कह रहा था 65 और 117 का मासा, वो किसी फॉर्म में दिया गया है। फॉर्म की बात हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि कोई 2 नंबर दिया गया है, उनका मासा किसी रूप में दिया गया है और कोई इक्वेशन बनाया है 65m - 117। ज़रूरी नहीं हर बार वो 65m लिखे। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं तो इसका इनसे कोई ये इत्तेफाक है, ये दोनों नंबर इससे मैच कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं मैच करते नंबर हो। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया और ये बन गए, कोई बात नहीं। तो इनका दोनों को कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन कैसे है उसको ज़रा देखो। तो इन्होंने कहा कि जो इन दोनों नंबर का मासा है वो इस रूप में लिखा है, वो इस 65m - 117 के रूप में है। मतलब क्या हो गया कि पहले भाई इन दोनों नंबर का हमें मासा निकाल के देखना पड़ेगा कि इन दोनों नंबर का मासा होगा क्या, उसको हम इसके बराबर कर देंगे। बस इतनी सी बात हमें समझनी थी कि रूप का है का मतलब जो भी मासा आएगा वो ये है। तो ज़रा देखो इन दोनों नंबर का मासा क्या है। तो हम कहें कि 65 और 117 का मासा, अगर इतनी बात करें हम तो मासा हमने कहा कि जब भी मासा की बात आए, जब भी HCF की बात आए, तो जब हम हाई स्कूल सिलेबस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकालेंगे हम इसको। तो हमने कहा A बराबर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा A बराबर 117, जो बड़ा नंबर है वो B A एंड जो छोटा नंबर है वो B बराबर 65। तो अब हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे A बराबर BQ + R से,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने कहा भाई ए की वैल्यू 117 थी, ये बराबर हो गया 65, 65 से भाग करोगे तो 65 को 117 में भाग करोगे, देखो कितना बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, दो बार नहीं जा सकता, 130 हो जाएगा, तो 65 गुणे 1 हो गया। क्या शेष बचा, तो शेष जरा देखो 65 5 70 और 47 117, तो 47 और प्लस 5 ये 52 बच गया, ये शेष हमारा 52 बच गया। बेटा अब कम से कम कैलकुलेशन आप लोगों की भी इस तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम अपने टाइम को बचा पाएंगे। तो टाइम को सेव करने के लिए कैलकुलेशन पार्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये बात हम लोग कर पाए। अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू 0 नहीं हुई, r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे पुनः a बराबर जो b था उसको a मान लो 65 आ गया, और b बराबर हमारा क्या हो गया 52, और जब हम इतनी बात कर पाए तो हम फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर हमने लिख दिया 65 बराबर b का मतलब 52, और 52 में 52 से भाग करोगे 65 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्या बच जाएगा ज़रा देखो, ये बच जाएगा 13। अब r की वैल्यू फिर से 0 नहीं आई तो हम लिखेंगे पुनः a बराबर क्या 52 और b बराबर 13 आ गया। जैसे ही a बराबर 52 b बराबर 13 हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ना लिख के हम a बराबर बी क्यू प्लस आर से लिखेंगे, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है। वो बात हम इस बार इसलिए बार बार लिखते थे क्योंकि तब वो हमारे लिए नई बात थी, तो हमने सोचा वो बात यार एक बार माइंड में सेट हो जाए, हमारा माइंड सेट बन जाए, इसके बाद तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। तो अब हमने देखा कि a की वैल्यू हमारी हो गई 52, तो हम लिख सकते हैं 52 बराबर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 13 आई है, मतलब 52 को हम 13 से भाग दे रहे हैं, तो 13 से जब 52 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो हमने कहा r बराबर 0, और जिस भी स्टेप में r की वैल्यू 0 आई उस स्टेप के b की वैल्यू ही हमारी HCF होती है नंबर्स की। तो r की वैल्यू 0, तो HCF बराबर हमारा क्या हो गया, HCF बराबर 13। ये बात हम कह पाए क्योंकि इस स्टेप में b की वैल्यू हमारी 13 आई थी। तो हमने देखा कि जो HCF और 65 और 117 का निकल के आया वो 13 आ गया। तो हम यहाँ लिखें अगर ये मासा किसका 65 और 117 ये बराबर 13 आ गया, तो क्या यही हमें सॉल्व करना था, नहीं, हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी थी। मतलब जो हमें HCF दिया था वो दिया है HCF बराबर 65m माइनस 117, ये इसके रूप का है। तो भाई ये HCF दिया है, ये HCF हमने निकाला, हम दोनों को बराबर कर दे। हमने कहा कि 65m माइनस का 117 बराबर 13। भाई हमारा इस रूप का आया, इनका इस रूप का था, लेकिन था तो इनका भी HCF और है हमारा भी HCF। तो हमने कहा दोनों HCF है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ज़रा यहाँ से वैल्यू निकालो। तो हमने कहा ये 65m था, सॉरी 6m लिखा गया है, ये 65m था बेटा। तो 65m बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो ये हमारा बन जाएगा 13 प्लस का 117, और 13 117 मिलके हो गया 130, मतलब 65m बराबर 130। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 130 बटा 65, दैट मीन्स 2 बार में कट जाएगा ये। तो m बराबर हमारा क्या आ गया, m बराबर 2 आ गया। यही तो बात हमें निकालनी थी। इस बार हमें HCF भी निकालना था, और HCF निकालने के बाद इस तरह से जो HCF वो किसी रूप का दिया होगा, किसी इक्वेशन के रूप का दिया होगा, उसका HCF और अपना HCF दोनों को बराबर कर देना था, क्योंकि उसने HCF अपना इस रूप का निकाला है और हमने अपना HCF जो निकाला एग्जैक्टली वो इस रूप का निकाला। हमने कहा है तो दोनों HCF, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों को बराबर करके जो अननोन टर्म है उसकी वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो ये हमारा तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। खैर इतनी बातें नोट कर लो, बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि 2 नंबर्स हमको दिए गए, एक है 480, दूसरा है 685।
कह रहा इन दोनों का जो मासा है इस बार वो फिर किसी रूप में दे दिया। वो कह रहा 480x माइनस 475 के रूप में, समीकरण के रूप में व्यक्त किया है, के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का HCF ज्ञात करेंगे। हमारा मासा कुछ आएगा, हम उसको अपने फॉर्म में लिखेंगे। उनका मासा कुछ, मतलब जो भी हमारा मासा आया है उसको हम इस फॉर्म में व्यक्त करने का मतलब कि जो ये फॉर्म हमको दिया गया है इसको अपने मासा के बराबर कर देंगे। उसके बाद वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ज़रा हम काम करते हैं। अब हमने कहा कि मासा 480 एंड 685, ये दो नंबर थे, इनका मासा हमें निकालना था। तो हमने a बराबर मान लिया बड़े वाले नंबर को 480 और b बराबर मान लिया 685। ये दोनों नंबर हमको मिल गए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो ज़रा देखो a बराबर हमारा क्या था 480, 480 को हम लिख पाए 685। अब 685 सॉरी ये 480 685 कुछ गलत हो गया। तो देखो यहाँ पे जो हमारा बड़ा वाला नंबर था, बड़ा वाला, अब हमें सबसे पहले इस तरह से हमने कहा बेटा पहले इन दोनों का HCF ज्ञात कर लो, मतलब 480 और 685 का। तो हमने कहा लिख लो यार इसको, मासा 480 एंड 685। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसको a मान लोगे, मतलब a बराबर हमारा क्या आ जाने वाला है, a बराबर हमारा आ जाने वाला है 685, b बराबर क्या आ जाने वाला है 480। इस बार देखो थोड़ा सा खेल हो गया यहाँ पे, जो छोटा नंबर था वो पहले दिया, जो बड़ा नंबर था वो बाद में दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है किसको a माने। जरूरी नहीं हर बार पहले बड़ा नंबर दिया हो या छोटा नंबर दिया हो, वो कुछ भी नंबर दे दे, हमें ध्यान रखना है कि छोटा वाला नंबर b और बड़ा वाला नंबर a। अब हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से। और जैसे इतनी बातें हमें समझ में आती हैं, हमने कहा a की वैल्यू क्या है 685, तो ये लिखवाया 685, इसको बराबर लिख दिया 480, b का मतलब 480, और ये b से भाग दो ही करते हैं इसमें, तो b से भाग दिया तो q बार जाएगा। तो देखो ज़रा 480 से 685 को भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो हमने कहा भाई एक बार जाने वाला होगा, ये एक बार गया, प्लस रिमाइंडर क्या बच जाएगा। तो देखो ये 480 था, ये 685 था, ये 500 और ये 185, तो 185 और 20 195, ये हमारा बन जाएगा रिमाइंडर 195। अब घटा के देख लेना तुम लोग। फिर हमने कहा r बराबर 0 नहीं आया, और जब r बराबर 0 नहीं आया तो हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो b था वो a बन जाएगा। अब हम लिखेंगे पुनः क्या, a बराबर हमारा आ गया 480 और b बराबर क्या बन गया 195। फिर हम लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस का r, और यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कराएंगे। हमने कहा a की वैल्यू 480, तो हम लिख दिया 480 बराबर 195, मतलब 195 से भाग कर रहे हैं 480 में, कितनी बार जाएगा। तो देखो अगर 2 बार गया, 2 बार ही जाएगा, तो ये 2 बार गया, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, शेष क्या बच जाएगा। तो 2 दूना 400, लेकिन 10 कम था, 5 कम था, तो 10 कम हो जाएगा 2 बार में, तो ये 290 बन जाएगा। 290 घटाएंगे 480 में से, क्या बचेगा बेटा, तो ये हमारा 90 बच जाएगा। 290 घटाओगे 480 में से, तो ये हमारा 90 ही बचेगा। 0 18 में से 9 गए 9, और ये हमारा बन जाएगा 3 में से 2 गए 1, ये हमारा बन गया 190। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया वो बन गया 190। r की वैल्यू फिर से 0 नहीं हुई, और r की वैल्यू अगर 0 नहीं हुई तो HCF हमें अब भी नहीं मिलेगा, हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। हम लिखेंगे पुनः a बराबर क्या, जो b था वो a हो गया 195, b बराबर क्या, b बराबर 190, यही आया।
तो हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, और जब हमने इसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाया हो गया 195 बराबर 190 गुणे, एक बार जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। आर की वैल्यू फिर से 0 नहीं आई, और अगर आर की वैल्यू 0 नहीं आई तो ज़रा देखो क्या बना। हम कहेंगे पुनः ए बराबर हमारा क्या बन जाएगा, ए बराबर 190 और बी बराबर क्या बन जाएगा 5। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया, हम कहेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर से इस बात को देखो ज़रा, तो ये हमारा बन गया 190 बराबर 5 गुणे 5 से भाग करोगे 190 में, 5 तियाँ 15, 4 19 और 5 8 40, प्लस का 0 आ गया। मतलब यहाँ से r बराबर 0 आ गया और r बराबर 0, तो यहाँ से HCF यही स्टेप का b हमारा देगा। हमने कहा HCF बराबर 5 आ गया। तो इन दोनों नंबर का जो HCF आया वो एक 5 आ गया, एक छोटा सा नंबर, लेकिन हमें HCF तो लाना नहीं था, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी। तो हम अब कहें कि भाई ये जो बात इन्होंने हमको बताई है 480 x माइनस 475, ये इनका HCF का रूप आया, और हमारा HCF क्या आया 5 आया। हम दोनों को आपस में बराबर कर दें। हमने कहा ये इनका HCF का रूप आया, हमारा HCF का ये रूप आया, लेकिन हैं तो दोनों HCF, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ से हम कह पाएंगे कि भाई इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया 480x बराबर ये 5 और प्लस 475, तो यहाँ से 480x बराबर हमारा हो जाएगा 480, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 480 बटा 480। दैट मीन्स ये 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर 1 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारी निकल के आई x बराबर 1 आ गई। देख लो बेटा, इतना सारा काम करने के बाद x की वैल्यू हमको 1 मिली, और इतना सारा काम करने के बाद एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो हमको 2 नंबर देगा। तो हालांकि मार्क्स के पीछे वो भी नहीं भाग रहे हैं, ये यार क्वेश्चन एक बार कॉन्सेप्ट को कवर कर लो, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कौन से रूप का देगा, डायरेक्ट हमसे ये पूछेगा किसी रूप का देगा, बिल्कुल इससे मत घबराओ। एक बार बस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लो कि अब बस हमें करना क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें करना क्या है, और वो उसको करते कैसे हैं। इतनी बातें बेटा अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर क्वेश्चन को पढ़ के ये करना समझ गए कि हमें करना क्या है और उसको करने का तरीका सीख लिया। तो ये बातें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, क्वेश्चन को पढ़ के हम जान पाएँ कि ये जो कह रहा है इसका मतलब क्या है, हमें करना क्या है और करना कैसे है। तो जो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं उनमें तो थोड़ा सा चीज़ें आसान होती हैं, कुछ रूप हमको मिल जाता है, लेकिन आगे जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, शाब्दिक प्रश्न जिसको बोलते हैं, उसको बेटा पहले हमें प्रश्न बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसको करने में थोड़ा सा कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि क्वेश्चन की भाषा को समझ के पहले हमें क्वेश्चन बनाना होता है, इस फॉर्मेट का, अपने काम के फॉर्मेट का बनाना होता है, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक। कल की क्लास में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ एक नई बात शुरू करेंगे। जो हमारा HCF वाला पोर्शन था वो इतना ही था, और इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं तो हमने करवा दिया, इससे बाहर की कोई चीज़ नहीं पूछी जाती है। तो इतना काम अगर हम HCF को कर लिए तो एक ना एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है 100%। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, और बाकी की प्रैक्टिस आप लोग करो अपने बुक से, जो भी बुक आपके स्कूल में प्रोवाइड कराई गई है, पढ़ाई जा रही, आप उससे प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को एक बार सीखो, बुक को नहीं बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं मैटर करता, मैटर करता है कि कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप कोई भी बुक से क्वेश्चन निकाल पाओगे, और अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो फिर अगली बुक का क्वेश्चन अटक जाएगा, और ऐसी पता नहीं कितनी सारी बुकें चल रही हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ
कॉन्सेप्ट को फोकस करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर इस बुक को सॉल्व करा दो। अरे क्या मतलब निकलेगा यार एक प्रॉपर बुक को सॉल्व करने के बाद? मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये गारंटी देके कि एक भी बात छूटेगी नहीं। मैं सारी बुकों का कंक्लूजन पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी बुकें चलाई जा रही सारी बुकों का कंक्लूजन करके पढ़ा रहा हूँ, इवन एनसीईआरटी भी उसमें शामिल है। तो अगर इतनी बातें पढ़ ली तो किसी भी बुक का क्वेश्चन रोक नहीं पाएगा तुमको, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो बस थोड़ा सा मेहनत से काम करो और थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखो, प्रैक्टिस अपनी बुक से करो, जो भी बुक तुम्हारे स्कूल में प्रोवाइड कराई जा रही। खैर चलते हैं हम लोग आगे। और जो बच्चे आगे चल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए फिर अलग से वो सेशन करवाया जाएगा। तो उसकी क्लास हालांकि अभी नहीं, वो जुलाई के बाद लगने वाली है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये सब के लिए है। और अभी ये सारी क्लासें फ्री ऑफ कास्ट चल रही हैं 2-2.5 महीने तक। तो जब तक समेट लो यार, अभी जो मिल रहा है फ्री में इसको ले लो। खैर चलो, आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।